चलो अब आज का टास्क है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स थ्योरम की असाइनमेंट की डिस्कशन। तो अब देखो मुझसे बहुत बच्चों ने कहा तो मैं इस असाइनमेंट की डिस्कशन को बना रहा हूं, अदरवाइज हमने क्लास में इस टॉपिक में सब काम कर रखा है। तो बहुत सिंपल असाइनमेंट थी, इसलिए आई वॉज नॉट फीलिंग द नीड टू एक्चुअली इवन डिस्कस दिस असाइनमेंट। पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि बच्चों ने करी, तो आई वॉज रियली हैप्पी कि जो मेन टास्क है वो आप लोग राइट तरीके से पकड़ रहे हो। वो मेन टास्क क्या है? 40% काम है जो हम लोगों ने क्लासेस में काम कर लिया, 40% काम है उस काम को अटेम्प्ट करना थ्रू असाइनमेंट, और 20% काम है आगे टेस्ट देना। जिसका ये पूरा सर्कल पूरा होगा उसकी आई एम टेकिंग गारंटी कि उसके बाहर का हमें बोर्ड में क्वेश्चन नहीं मिलना। इट इज़ माई गारंटी, उसके बाहर का बोर्ड में हमें क्वेश्चन नहीं मिलना। बस जितना मैं काम करा रहा हूँ उसके बाहर का हमने कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं बिल्कुल परेशान होना। इट इज़ ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखो इसके बाद ये तो रॉल्स लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। जो इसके बाद जो टेंजेंट्स नॉर्मल्स है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, फिर आगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें जितना कुछ बस मैंने करा दिया, उसके बाहर का मैं कुछ नहीं आना बोर्ड्स में। इट इज़ ऑल अप टू मी। जो पीछे भी हमने टॉपिक कर लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या जितने भी और, उसमें जितना बस मैंने काम करा दिया, आपने उसके बाहर का कुछ नहीं करना। इट इज़ ऑल अप टू मी। जो क्लासेस बनाई हुई हैं वो इतना समय लगा के बनाई हैं कि उसके बाहर का वो कुछ नहीं डाल सकते। इतना काम कहीं नहीं हो सकता। अकेला इस बात का एडवांटेज लेने का जो तरीका है वो याद रखना कि ये सब करवाने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि जो क्लासेस हैं इट प्लेज ओनली द 40% रोल। उसके बाद उसको अप्लाई करने का जो काम है विच इज द असाइनमेंट्स, वो करोगे साथ में और टेस्ट होगे, वो बचा हुआ 20%। पर जहां तक जो टास्क का सवाल है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू फॉलो रिलीजियसली the way I am making things happen. You just have to complete the task as given, complete the classes. अच्छा, साथ में ना कई बच्चों ने मेरे से बात करी है कि हम सिलेबस को तेज कर ले रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हुआ है बिल्कुल मेरे पहले बैच में, जब फर्स्ट से सेकंड बैच में, कि कोई बहुत थोड़े बच्चे थे और वो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत एग्रेसिव थे। मतलब एक्चुअली अगर मैं नंबर बताऊँ तो 12 लोग थे, 12 लोग थे, 12 लोगों का बैच था। उन 12 लोगों के बैच में बहुत एग्रेसिव बच्चे थे, मुझे तो हर एक का नाम याद है और वो अब तो दोस्त बने हुए सारे। तो वो 12 लोगों के बैच में उनमें से 9 बच्चों का IIT क्लियर था, जिनमें 2 का रैंक पहले 50 में था, ऑल इंडिया रैंक। और बोर्ड वोर्ड तो सोचो कि बहुत छोटी बात थी। तो उनका जो सिलेबस था वो खत्म हो गया था 3 महीने में। 3 महीने में हमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया था, और बहुत एग्रेसिव, इवन कॉम्पिटिशन का बहुत सारा पार्ट। तो अब क्लास में क्या होता है कि मुझे बिल्कुल मिडिल पाथ साथ में लेके चलना पड़ता है, विच इज़ परफेक्टली ओके। हम लोग अभी भी बहुत बढ़िया पेस पे हैं। जिन बच्चों ने उसके बाद इतने सालों में जिन बच्चों का बहुत अच्छा रैंक आया, उन सबको सिलेबस मैंने फास्ट नहीं करा दिया। पर अगर आप में से कोई बच्चा, अगर उसको लगता है कि काम अगर जो है वो उसने ज़्यादा तेज़ कर लिया, तो अब उसको रुकने की थोड़ी ज़रूरत है। वो अगली क्लास अटेंड करे, उसको मैंने रोका थोड़ी है। मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक्स। हम लोगों ने ये करा, रॉल्स थ्योरम एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस है, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा है, ये सब ग्रिलिंग है। उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, विच इज द मदर ऑफ टॉपिक्स। 22 क्लासेस है, 22 क्लासेस हैं, मजा आ जाएगा करके। पर उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा IIT एडवांस तक, जितना बस मैंने काम करा दिया। तो जो बच्चा इसको पहले कर लेता है तेज, करे। जो असाइनमेंट मैं बाद में देता हूं बस वो वापस आके साथ में करनी है, याद रखना। पर अगर उसने क्लास को तेज अटेंड कर लिया, करो। दोबारा अटेंड करनी है, करो। यही तो एडवांटेज है। तो वो कब मिलेगा? जब ये काम जैसे बताया जा रहा है वैसे करोगे। तो उससे बचो नहीं, बाकी दुनिया को ना देखो। बाकी दुनिया अगर स्लो चल रही है तो उनकी प्रॉब्लम। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर तेज है तो उसको तेज यूज करो। अगर किसी की स्लो है तो उसको भागने की जरूरत नहीं, उसको आना चाहिए। नाउ यू आर नॉट कंपीटिंग विथ एनीबडी एल्स, यू आर कंपीटिंग विथ योरसेल्फ इन दिस मॉडल। तो द ओनली एडवांटेज इज दिस कि यू जस्ट हैव टू बी एटलीस्ट एट द मिनिमल पेस विच आई एम टेकिंग, the minimal pace, कि इतना काम तो होना चाहिए। But if somebody is able to jump start fast, it is perfectly okay। अगर वो तेज चलता है तो भाई तेज चले, बहुत अच्छी बात है। पर भटके नहीं। एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में, जैसे कई बच्चे ना जबरदस्ती फालतू बातें करनी शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं करना, जितना काम बस मैं करा रहा हूँ बस उतना करो। उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज टोटली अपॉन मी। उसके बाहर का क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी सवाल आएगा ना मेरे सामने, जितनी बातें मैंने क्लास में बताई हैं मैं उसी से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। मतलब एक क्लास को बनाने में कई बार 2-2, 3-3 दिन का समय लगा हुआ है। तो इसलिए जो कुछ आप लोग सोच सकते हो कहीं भी, वो सब क्लासेस के बीच में है। हर बात जो आप लोग फंसती है वो आपकी क्लास के बीच में है। तो उसका फ़ायदा लेने की करो।
बाकी बच्चों की तरह अपना टाइम बर्बाद ना करो, क्लास अटेंड करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, टेस्ट की तैयारी करो, बाकी टाइम खेलो, क्या प्रॉब्लम है। चलो अब डिस्कशन शुरू करते हैं ऑफ दिस असाइनमेंट विच वॉज वेरी सिंपल पर हमारे काम की है। अब जब कर रहे हैं डिस्कस तो सुन लेते हैं पूरी तरह। चलो ऑल द बेस्ट। जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो हो सकता है कि जिस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चंस असाइनमेंट में डाले उससे अलग हो, पर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें ये सारी बात समझ में आए कि हमने करना क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें ये अब ये क्लैरिटी है कि हमें इस क्वेश्चन में टर्म गिवन थी कि इफ x1 y1 बहुत सिंपल था, x1 y1 x2 y2 be 2 points on the curve this, then using Lagrange's mean value theorem show that they will be a point C। अब Lagrange's mean value theorem क्या कहती है? Lagrange's mean value theorem क्या कहती है कि so also show that x3 is equal to x1 plus x2। अब हमें क्लैरिटी है कि जो LMV थ्योरम है, जो Lagrange's mean value थ्योरम है, हमें क्लैरिटी है कि वो हमें बताती है कि if a curve is continuous between closed brackets a and b, which it is because it is a quadratic curve, quadratic function, which is a polynomial is always continuous and always differentiable, hence it is continuous in the given closed interval and differentiable in the given open interval। याद रखना हमें differentiability open interval में शो करनी है। now though in that case there exists a point c such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। तो अब ये हमने एक क्लास में सुना था कि जो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a वो एक्चुअली क्या है, वो क्या है, वो सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही तो है। और वो क्या होता है, कर्व का स्लोप। तो बीच में देयर इज अ पॉइंट c, बीच में देयर इज अ पॉइंट c फॉर विच f डैश c, मतलब जो कर्व का स्लोप है वो बराबर है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के स्लोप के। ये कॉर्ड का स्लोप बन गया ना सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही हमें कहा कि सिंपली यहाँ पे शो दैट दे विल बी अ पॉइंट सी, मतलब इसमें हमने कुछ नहीं करना था। अब इसके इसमें x3 हमने शो करना था, तो हमें क्या करना था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एक्चुअली अब निकाल देना था। इस केस में वो क्या बन जाता है, एफ बी और ए यहाँ पे नाम यूज हैं, इसलिए मैं नाम कोई और रख लेता हूँ। चलो हम लोग यहाँ पे नाम रख लेते हैं, लेट्स से एम और एन अपॉन ये m माइनस एन हो जाएगा। तो एफ एम माइनस एफ एन अपॉन एम माइनस एन को कभी ना कभी एफ डैश सी के बराबर होना चाहिए। वैसे यहाँ पे उन्होंने x1 x2 दिया हुआ, मैंने ऐसी गलती से नाम रख लिया, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, सिंपली यहाँ पे नीचे अब एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स1 स्क्वायर माइनस एक्स2 स्क्वायर। अब अगर तेज नोटिस करो तो हमें दिखता है कि x1 माइनस एक्स2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x1 माइनस एक्स2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा a के साथ x1 प्लस एक्स2 प्लस b, और नीचे यहाँ पे बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर में टर्म, और जो b वाली टर्म है वो दोनों में कॉमन आके कैंसिल हो लेगी। तो हमारे पास सिंपली जो x3 है वो x1 प्लस एक्स2 बाई 2 के बराबर ही आ जाएगा। हमें यहाँ पे देखो हमने एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स2 करा, वो ए एक्स1 स्क्वायर प्लस बी एक्स1 प्लस सी माइनस ए एक्स2 स्क्वायर प्लस बी एक्स2 प्लस सी हो जाता, सी सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए कॉमन लेके x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर विच वुड बी, हमें सिंपली क्लियर है कि यहाँ पे दिस वुड बी x1 प्लस एक्स2 प्लस बी एक्स1 माइनस एक्स2, ये बना एक्चुअली जो एफ डैश सी बना। अब एफ डैश सी कितने के बराबर हो गया, वो आ गया 2ax3 प्लस बी के बराबर। तो बी और बी हमने कैंसिल कर दिया, ए और ए यहाँ से कैंसिल हो गया। हमने देखो ये इस तरफ क्या निकाला है, एफ डैश सी। अब सिंपली x3 कितने के बराबर आ गया, x1 प्लस x2 बाय 2 के, वही हमें कहा गया था कि प्रूफ करो। तो ये सिंपल था, लेकिन हमें इसको बस सिस्टमैटिकली इस तरीके से हैंडल करना था। इसमें हमें गिवन है कि यूजिंग रॉल्स थ्योरम शो दैट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें इस वाले क्वेश्चन का भी रूट समझ में आता है, हमें क्लैरिटी है कि हमने इसमें क्या करना होता है, कि हमें क्लैरिटी है कि अगर हम इसको एक फंक्शन एफ एक्स सपोज करें विच इज़ ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई, तो अब हमें क्लैरिटी है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हमेशा कॉन्टिन्यूस, हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब मान लो इसके दो रूट्स हैं x1 और x2, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स1 भी 0 है और एफ एक्स2 भी 0, ये मतलब बना। तो अब हमें क्लैरिटी है कि बिटवीन x1 एंड x2 इन दोनों पॉइंट्स पे आंसर सेम है ना, देयर वुड बी अ पॉइंट c वेयर एफ डैश सी वुड बी इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज रॉल्स थ्योरम यही तो कहती है, रॉल्स थ्योरम
कि बिटवीन इफ एट 2 पॉइंट्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे कि कर्व का डेरिवेटिव 0 होगा, दे वुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो अब हमने एफ डैश एक्स निकाला, वो कितना हो गया इस केस में, वो आ गया 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx। तो दिस वुड बी 0 फॉर सम पॉइंट x विच इज बिटवीन x1 एंड x2। वाई? बिकॉज ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम कहती है कि एक पॉइंट बीच में ज़रूर होगा जहाँ पे कि एफ डैश सी बराबर होगा 0 के। तो एग्जैक्टली जो हमें कहा गया हमने वो बात को ईजिली जस्टिफाई कर दिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पर देखो इसमें पता है काम क्या है कि जब एक बार ये बात समझ में आ जाए फिर एग्जामिनर क्या करेंगे, फिर हम लोग कहीं से नहीं फंसते, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। फिर जब हमारी क्लियरिटी है तो उसमें किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो हमें रियलाइज होगा कि बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोला, ये भी मैंने क्लास में कराया होगा, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट। तो अब यहाँ पे देखो अगर नोटिस करो तो ये एफ बी माइनस एफ ए जैसी टर्म नहीं है। अब नीचे अगर इसको ले जाओ तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी, ये मुझे ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ने एफ एक्स एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए जैसी टर्म बनाई। तो अगर मैं एक फंक्शन एफ एक्स, इसको देख के मेरे मन में ये थॉट आया कि अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूं विच इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को लेने के बाद अब हमें क्लियरिटी है कि cos x इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इट वुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट्स a एंड b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट्स a एंड b। तो इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ एलएमवी थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हेंस देयर वुड बी अ पॉइंट बिटवीन a एंड b which is c such that f dash c would be equal to fb minus fa upon b minus a। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए तो यही बन गया जो हमने बनाया हुआ है, विच इज कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे एफ डैश सी बना क्या, वो कितना आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस साइन सी। अब अगर दोनों तरफ मॉडुलस ले लो तो जो साइन सी होता है, साइन का हमें क्लियरिटी है कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। तो जब उसका मॉडुलस लोगे तो हमेशा वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू 1। कोई नंबर अगर -1 से 1 के बीच में है तो उसका मॉडुलस कैसा हो जाएगा, 0 से 1, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये टर्म जो हमने प्रूव करनी थी वो जस्टिफाई कर गई, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और वही हमने प्रूव करना था। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये अंडरस्टैंडिंग हमने क्लास में भी बोली है। पर मेन पर्पस क्या था असाइनमेंट का, कि हम लोग इन क्वेश्चंस को अब अपने आप सुन सुन के बोल लें, जैसे मैंने बताया हुआ है वो आ जाता है, वो रिदम भी बन जाता है, पर करना पड़ता है। करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उससे जो बचने लग जाता है ना उसका काम खराब हो जाता है। अब एग्जैक्टली बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब ये नोटिस करो। अब देखो हमें इसमें कहा क्या गया कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 2 से 4, हमें पता है कि ये रिक्वायरमेंट वो देते हैं, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 से 4, एंड f2 हमें गिवन है कि 5 है, f4 हमें गिवन है कि 13 है, show that there will be at least 1 point c where c is between 2 से 4 such that f dash c equal to 4। तो अब याद करो कि हमें दिखता है कि साफ साफ ये क्वेश्चन एलएमवी थ्योरम का है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। कैसे, हमें लैंग्वेज से समझ में आता है कि क्लोज ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई करी f dash c। अकॉर्डिंग टू एलएमवी थ्योरम there would be a point c between 2 से 4 such that f dash c would be equal to f4 minus f2 upon 4 minus 2। अब f4 कितना गिवन है हमें, 13 माइनस f2 विच इज 5 अपॉन 4 माइनस 2, तो दिस वुड बी 13 माइनस 5 विच इज 8 अपॉन 2 विच इज 4। तो f dash c वुड बी इक्वल टू 4। तो अकॉर्डिंग टू एलएमवी थ्योरम वी वर एबल टू फिट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, और बहुत सिंपल था। अब ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये सारी बहुत सिंपल है, पर इनमें ये वाला क्वेश्चन जैसे बहुत ही सिंपल है। अब जब भी ये क्वेश्चन आए ना, मैंने क्लास में भी बोला है, तो उसमें वहाँ पे लिखना सबसे पहले हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलएमवी थ्योरम, एप्लीकेबिलिटी सिंपली यहाँ पे ऑफ एलएमवी थ्योरम पे पहले हम बात करेंगे, ऑफ रॉल्स थ्योरम इस केस में, रॉल्स थ्योरम। तो हम उस पर क्या बात करेंगे, हमें क्लियरिटी है कि फॉर रॉल्स थ्योरम टू बी एप्लीकेबल ऑन दिस क्वेश्चन दिस टर्म शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 3। हम लिखेंगे वहाँ पे कि सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल hence it is always continuous and always differentiable। this polynomial is continuous in 0 से 3।
सेकेंड पॉइंट डिफरेंशियबल, वहां पे डिफरेंशियबल पूरा लिखोगे इन ओपन ब्रैकेट 0 से 3. Hence there exists a point C between 0 से 3 open brackets such that f dash c would be equal to fb, simply f dash c would be equal to 0 in this case. तो हमने f dash c निकाला, वो आ गया 8x minus 12, इसको हमने 0 करा, वहाँ से x आ गया 12/8 which is 4/3, simply 3/2. अब जो 3/2 है वो बिटवीन 0 से 3 है. अच्छा देखो, मैंने क्लास में भी बोली ये बात, ये वैल्यू का निकलना ज़रूरी नहीं है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम ये बता सकें कि ऐसी कोई वैल्यू बीच में है, ये इंपॉर्टेंट बात है. जैसे मैं अगर रिकॉल करवाऊँ, मान लो किसी क्वेश्चन में आपने सॉल्व करा और साइन सी आ गया लेट्स से 5/6 और आपने बिटवीन 0 से π/2 शो करना है. तो अब 0 से π/2 के बीच में साइन का ग्राफ अगर याद करो तो 0 पे 0, π/2 पे 1 एंड ये कॉन्टिन्यूस कर्व है. तो साइन सी 5/6 किस वैल्यू पे होता है वो सी हम नहीं निकाल सकते, पर याद रखना कि एग्जामिनर ने हमसे वो सी पूछा भी नहीं होता. बच्चे गलती क्या करते हैं कि बिना बात के रोते हुए बाहर आ जाते हैं कि मुझसे वो सी नहीं निकला, तो वो उनको ज़बरदस्ती अपने में वो अननेसेसरली विटामिन सी की कमी करा लेते हैं. हमें उन्होंने पूछा भी नहीं सी, उन्होंने कहा भाई ऐसा एलएमवी थ्योरम को या रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर दो. तो हमें क्लियरिटी है, अगर उस क्वेश्चन में साइन सी अगर 5/6 आ गया तो हमें क्लियरिटी कि साइन इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व, इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 से 1, हेंस एट सम वैल्यू सी बिटवीन 0 से π/2 इट वुड बी 5/6. तो हम उस क्वेश्चन को वहां पे ऐसे बोल के जस्टिफाई करते. सी निकालना जरूरी नहीं होता. बच्चे कहाँ फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं आई, तो उनको ये समझ नहीं आता कि किसी ने पूछी भी नहीं थी वैल्यू, ये बेकार है इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा. ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें कुछ बच्चों ने एक आधे क्वेश्चन में मेरे से स्पेसिफिक डाउट पूछा था तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं. अदरवाइज क्वेश्चन इसमें सिंपल ही थे. ये वाला भी मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से कैटेगरी का है, सिंपल. ये भी सिंपली डिफ्रेंशिएट ही हमने करना था और वैल्यू जस्टिफाई कर देनी थी. एक पीछे एक आधा कर लेते हैं डिस्कशन में. जैसे अब ये वाला आया था तो इसमें क्यूबिक बनेगी, इसका डेरिवेटिव नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगा. तो बहुत सिंपल है. sin 2x वाला बहुत इजी है. तो जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ मज़ा तो आया करके वो करते हैं डिस्कस. सब ये क्वेश्चन है, इसमें किसी ने बोला वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. तो जब fx है sin x बाय e की पावर x, याद रखना मैंने यहाँ पे इससे पहले का स्टेप नहीं लिख रहा मैं, पर आपने लिखना है स्कूल के एग्जाम में, आपको फ्री में मार्क्स मिलने हैं वहाँ पे. इन दिस क्वेश्चन हमने वहाँ पे लिखना है ओके दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट बिटवीन 0 से π, और हमने वो दिखा दिया. फिर और डिफरेंशियबल इन ओपन ब्रैकेट, क्यों? देखो ये वाला टर्म पूरी तरह डिफरेंशियबल है. साइन एक्स ऊपर डिफरेंशियबल है, ई की पावर एक्स नीचे डिफरेंशियबल कर्व है. कहीं ये जीरो वेरो नहीं होते, कुछ प्रूव नहीं करना हमने इसमें, और डिनोमिनेटर्स का कहीं जीरो नहीं हो रहा तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. साथ में एफ ऑफ जीरो निकाल के दिखा दिया, एफ ऑफ पाई निकाल के दिखा दिया, दोनों इक्वल हैं. हेंस ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर यहाँ पे सेटिस्फाइड. हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल विच सेज दैट कि देयर इज अ पॉइंट सी. तो अब हमने एफ डैश सी निकाला, वो आ गया डी एन डैश विच इज ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस एन डी डैश ई की पावर एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर. इसको हमने जीरो करा, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, वहाँ से tan एक्स बराबर आ गया 1 के. तो अब 0 से पाई इंटरवल के बीच में क्या tan एक्स कभी 1 होता है? तो हमें क्लियरिटी की π/4 पे होता है, विच इज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है π/4 निकलना, ये इंपॉर्टेंट है कि π/4 0 और पाई के बीच में. ये बात को बोलना इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज अ वैल्यू c वेयर f डैश c इज 0 एंड दैट c इज बिटवीन a से b ओपन ब्रैकेट. ये बात को बोलना जरूरी है. हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. रॉल्स थ्योरम ने जो बोला वो वेरीफाई हो गया. वहां पे लिख भी दिया करो थ्योरम क्या जाता है अपना. इस क्वेश्चन की टर्म में हमें कहा गया कि सिंपली सेम ही वैसे कैटेगरी पर, चलो मैं कर दे रहा हूँ. पहले वाली पूरी बातें हमने लिख दी, मैं एफ डैश सी निकाल दे रहा हूँ. वो आ जाएगा ई की पावर एक्स, अंदर वाले का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस अगले वाले में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा. तो हमें विजिबल है कि कॉस एक्स कैंसिल हो गया. ये आ गया 2 टाइम्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स. हमने इसको जीरो करा. तो अब साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है? पाए पे, 0 पे, 2 पाए पे, सारे एन पाए पे साइन एक्स जीरो होता है. तो हमने देखना है कि ऐसी कोई वैल्यू क्या इसके बीच में आ रही है, वो आनी ही आनी है.
वो आनी ही आनी है, याद रखना। कई बच्चे ना मतलब ज़बरदस्ती ओवर साइंटिस्ट बन जाते हैं कि उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो वो जाके कहते हैं कि हेल्म्स रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, रॉल्स को बुलाओ मेरे सामने, उसने इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमने उस तरह की साइंटिफिक कहानियाँ नहीं बनानी। रॉल्स थ्योरम उसको पहले से थ्योरम का उसको स्टेटस मिला हुआ है, तो वो वेरीफाइड थ्योरम है। हमने चुपचाप वो सी निकाल के दिखा देना है कि देखो इन दोनों के बीच में। तो इसके इसमें पाई जो आया वो π/4 से 5π/4 के बीच में है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड बिकॉज देयर इज अ वैल्यू c सच दैट f' इज 0 एंड c इज बिटवीन a से b ओपन ब्रैकेट। ये भी सेम है, कुछ नहीं इसमें काम। तो चलो देख लो, हमने f' निकाला, वो आ जाएगा m टाइम्स ऑफ x माइनस a m माइनस 1 इंटू x माइनस b की पावर n प्लस n टाइम्स ऑफ x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n माइनस 1। तो इसको जब हम ज़ीरो करेंगे, इसमें नोटिस करो कि x माइनस a की पावर m माइनस 1 कॉमन निकल आएगा इन दोनों में से, और x माइनस b की पावर n माइनस 1 कॉमन निकल आएगा। तो फाइनली पता है क्या बचेगा, वो आ जाएगा mx माइनस mb प्लस nx माइनस na, ये बराबर हो गया 0 के। यहाँ से हमने x निकाला, वो आ गया mb प्लस na अपॉन m प्लस n। और ये जो x है ना, ये जो x हमने निकाला, ये a और b के बीच में है, ये a और b के बीच में। पता है कैसे? अगर अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो x हमने निकाला, दिस इज एक्चुअली द वेटेड मीन बिटवीन a एंड b। वेटेड मीन जैसे हम लोग याद है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते थे। सेक्शन फॉर्मूले में याद आता है कि अगर मान लो ये a हो ये b हो, कोई चीज़ अगर इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करती हो, तो याद आता है वो mb प्लस na अपॉन m प्लस n बन जाता था। तो ये देखो वही तो बन गया। तो वो जो x है वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। बिल्कुल ये वेटेड मीन, एक जैसे हम लोग मीन निकालते हैं ना a प्लस b/2, वो सिंपल मीन है। अगर उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करें तो ऐसा कुछ बनता है। तो दिस वैल्यू x इज बिटवीन a एंड b ओपन ब्रैकेट्स। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड इन दिस क्वेश्चन एज वेल। सो सिंपल कहानी है, पर हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब ये एप्लीकेबिलिटी की जो डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने क्लास में भी बोला है कि ये क्वेश्चंस 100% कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। किसके होते हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। 100%, उससे 1% भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में हमने पूरी तरह, ये क्वेश्चन किसका होता है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, कि हमने एक फंक्शन की क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। दैट इज इट। उन पे कंफ्यूजन में नहीं जाना। ये क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम का इसमें रोल ही नहीं, वो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर का काम तो तब होता ना भाई कि अगर पहले वाली कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, वो अगर फुलफिल नहीं हुई तो कहानी खत्म। तो ये क्वेश्चन 100% कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। देयर इज नो स्किल विच इज टू बी डिस्कस्ड आई थिंक इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो असाइनमेंट बहुत सिंपल ही डाली थी, मैंने बोला भी था ये सिंपल से असाइनमेंट है, पर कई बच्चे फंस गए इसमें, तो विच इज़ ओके, कोई ख़राब बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने करी, तो अगर करी तो फिर जो मर्जी डाउट पूछो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अब सेम है LMB। इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करोगे? सिंपली FB माइनस FA अपॉन B माइनस A उसको अप्लाई कर दोगे, और हर क्वेश्चन बस केवल प्रैक्टिस के लिए डाला था। सिंपली C निकाल के दिखा दो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। कोई एक ही क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, सभी सेम तरह के हैं पर ये कर लेते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMB थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कैसे करेंगे? कुछ करना थोड़ी है, पॉलिनोमियल है, वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमें बड़ी खुशी हुई देख के कि हमें पॉलिनोमियल दिया गया, और हम पूरी तरह मतलब इमोशनल हो गए, और हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल। वी आर सो हैप्पी टू टेल। नाउ this polynomial, since it is always continuous and always differentiable, hence it is continuous in close interval 1 से 4। ये लाइन को मेंशन करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये हमने पहले ऊपर मेंशन कर दिया कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, जो कि ऑल रियल है। हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 से 4, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 4। तो ये LMB थ्योरम की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। Hence LMB theorem is applicable, Lagrange's mean value theorem is applicable। हम ये यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? Which states that there exists a point C such that f' C is equal to
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम ये दिखाएंगे कि वो सी ऐसा कोई है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बना लेते हैं। वो आ गया एफ फोर माइनस एफ वन अपॉन फोर माइनस वन। एफ फोर कितना बन जाएगा, 4 डाल दो इसमें, कितना बनेगा, 4 माइनस वन 3, 4 माइनस 2 2 6, और ये 1 हो गया, तो वो आ गया 6 माइनस एफ वन, वो 0 हो गया, अपॉन 4 माइनस 1 विच इज़ 3, तो ये आ गया 2। तो एफ डैश सी अब अलग से निकाल लेते हैं। एफ डैश सी कितना बन जाएगा, हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, सिंपली अब यहाँ पे 3 बार लग जाएगा ना चेन रूल, तो आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये बराबर कर दिया हमने 2 के। तो इसको ड्राटिक को एक्सपैंड कर लेते हैं, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 4x, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12x प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 प्लस 3 विच इज़ 11, 11 माइनस 2 प्लस 9 बराबर हमने कर दिया 0 के। वो आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, वहाँ से x आ गया 1 और 3। तो अब जो वैल्यू निकली वो उसके बीच में होनी चाहिए, तो इसलिए 1 को हमने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि हमें तो बीच में चाहिए। वो बीच में कौन सी वैल्यू बनी, 3 आ गया विच इज़ बिटवीन 1 एंड 4 ओपन ब्रैकेट। Hence LMV theorem in this question is verified because of this number 3। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म और हमने इस क्वेश्चन को completely सॉल्व करा। अब इसमें भी जो लॉजिक है वो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल सेम पैटर्न का है। कैसे हमने करा तो हुआ है, बस हमें ये समझ में आता है ग्राफिकली, और हमें वो बोलने की अब अकल है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पकड़ते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज अ पॉइंट सी between this and this where tangent is parallel to the chord। तो क्या ये कर्व कैसा है, this is a polynomial which is always continuous and always differentiable। पॉइंट्स कौन से हुए, देखो ये x कोऑर्डिनेट है 1 और ये x कोऑर्डिनेट है 2, between x is equal to 1 and x is equal to 2 this curve fx is always continuous and continuous in closed interval 1 से 2, ऐसे differentiable in open interval 1 से 2। hence according to LMV theorem there exists a point C between 1 से 2 such that f dash c is equal to f2 minus f1 upon 2 minus 1, ये बनेगा ना। और ये f2 minus f1 upon 2 minus 1 एक्चुअली क्या है, वो क्या है सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप। सिंपल सा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप कभी ना कभी कर्व के स्लोप विच इज f dash c के बराबर होगा, यही अपनी थ्योरम है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 निकाल दो और इधर f डैश c कर दो, वो कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, उसको इसके साथ इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो तो वो पॉइंट आ जाएगा जो कि 3/2 आता होगा। ये काम है। तो ये कंप्लीट स्टोरी है ऑफ दिस टॉपिक, इसमें ये सेम है। ये जो हम लोगों ने पीछा क्वेश्चन अभी करा था ना, ये एग्जैक्टली वही है fx को लेके, ये बस प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन डाला था। अब ये बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने बिल्कुल सेम तरह का मीन वैल्यू थ्योरम वाला पहले करा। तो अगर इसमें फंसे तो जैसे इसको मैंने बोला है वैसे इसको बोलो। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। ये मैंने डिस्कस नहीं करवानी थी, पर कई बच्चे इसमें किसी बात पे रुके हुए थे, तो आई थॉट कि क्यों बिना बात की इसको क्यों रोका जाए, डिस्कशन कर लेते हैं। पर ये बहुत ईजी असाइनमेंट थी। पर याद रखना, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग असाइनमेंट की साथ में डिमांड कर रहे हो। इट शोज़ कि वो आप लोग साथ साथ कंप्लीट कर रहे हो, यही मेन काम है। याद रखना 40% काम है मेरा क्लास में कराना, 40% काम है असाइनमेंट्स का। अगर ये नहीं करा तो इस पहले वाले 40% काम से कोई नहीं निकलता। देखो, जिस बच्चे का IIT में बहुत तगड़े रैंक भी मेरे पास आए, उनको भी मैंने ये 40% काम कराया, पर उन्होंने बाद का 60% काम खुद करा। क्या काम करा? असाइनमेंट्स कंप्लीट करी, जो काम दिया वो कंप्लीट करा, एंड टेस्ट दिया साथ साथ, ताकि कि उनको समझ में आए कि उनका वीक एरिया क्या है, क्या वो बोल पा रहे हैं। और जो उनके साथ के बच्चे नहीं निकले, वो इसी 40% में भी कह लो उन्होंने ये वाला 40% भी रो रो के करा। तो एग्जैक्टली यही की है, इसी को राइट तरीके से पकड़ना। चलो, अब ऐसे ही नेक्स्ट असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो। अब देखो, आगे टेंजेंट्स नॉर्मल्स, फिर आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो कि हमारा बहुत दिमाग चलवाएगा। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, वो हम लोग को एक बार अच्छा प्रेशर डालेगा। और उसके बाद इन सब में सबसे बड़ी कहानी, जिसके लिए अभी से मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि बिल्कुल पूरे अपने जोश में रहना उस पूरे टाइम पे, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब साथ में कर लिया, उसकी 22 क्लासेस हैं, उसकी 22 क्लासेस हैं। इतना ज़्यादा मैंने उसमें काम कराया हुआ है कि अगर वो 22 क्लासेस कर ली मेरे साथ, उसके बाद जहाँ से मर्जी क्वेश्चन करो, जहाँ से मर्जी का मतलब आज तक IIT में आया हुआ कोई भी सवाल, IIT में आने वाला भी कोई भी क्वेश्चन, हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे रेगुलर सिलेबस में। कहीं से भी क्वेश्चन आए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो हमारी इतनी ज़बरदस्त जड़ बनाएगा। तो सोचो कि बोर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं। बोर्ड उसके बाद हमारी उन 22 क्लासेस प्लस असाइनमेंट्स के बाद कुछ नहीं होगा। आई एम गारंटिंग यू, जो काम मैं करवा दे रहा हूँ उसके बाद का हमें कुछ नहीं मिलना बोर्ड में, उसके बाहर का कुछ नहीं आपने करना, मतलब दिस इज ऑल अपॉन मी। उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, जितना हम काम कर लेंगे साल भर में, बस आपने जैसे बस जो मैं लूप बता रहा हूँ उस लूप को नहीं छोड़ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरी तरह याद रखना कि मेन टास्क ही एक्चुअली ये सारी असाइनमेंट्स, ये सारा काम कंप्लीट करना है, उससे मत बचना। चलो, ऑल द बेस्ट।